एडिटोरियल्स नहीं है। अब अगर एडिटोरियल भी पढ़ना है तो बताओ कल से ऐड करेंगे। इसमें मैंने सिर्फ वो न्यूज़ डाली थी जो एग्जाम में काम आएगी। एडिटोरियल पढ़ना है तो मैं पढ़ा दूंगा, मुझे कोई लोड। बोलो। फिर सेशन लगभग बन जाएगी 1 घंटे 1.5 घंटे की, 1.5 घंटे की। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने वो चीज़ें डाली हुई हैं जो क्वेश्चन आएगा। एडिटोरियल भी पढ़ना है, मैं पढ़ा लूँगा, मुझे मैं लाइक आई एम वेरी हैप्पी। बोलो। लेकिन फिर पढ़ना। पढ़ोगे ना? हाँ, एडिटोरियल पढ़ोगे ना फिर डेली। पढ़ो नहीं और फिर मेहनत मत कराओ। पढ़ोगे तो फिर मैं बनाऊंगा। इस न्यूज़ के बाद में वो डाल दिया करूँगा एडिटोरियल। पहले वो पढ़ा दूंगा कि एक ये न्यूज़ है, मैं पढ़नी है, के बाद में एडिटोरियल। अभी देखो क्या हो रहा है, वाई इज ईरान एंड इजराइल फाइटिंग। ये अपलोड हुई है। कौन से वाले दिन? इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में नहीं पहना था माइक। कोई बात नहीं, इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में रिकॉर्ड कर दूंगा। और कौन सी है? लीगल मैक्सिम्स वाली तो क्लास नहीं पढ़ी अभी। ठीक है, लीगल लीगल मैक्सिम अपलोड नहीं हुई है। और ये तो चलो बना दूंगा मैं। और लीगल मैक्सिम एक, बस दो? बस दो? तीसरी कौन सी है? नहीं नहीं, वो तो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में नहीं था। इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स में 2 क्लासेस लगी थी। ठीक है, तो ये एक ही क्लास है मतलब बेसिकली। ठीक। और लीगल मैक्सिम्स ये अपलोड हो जाएगी। ये मैं पढ़ा दूंगा। ये मैं ऑनलाइन पढ़ा दूँ कि तुमको पढ़ ऑनलाइन पढ़ा देता हूँ, है ना? कम टाइम में भी होता है। चलें आगे। अब ये बताओ, ईरान इजराइल वॉर क्यों हो रहा है? क्वेश्चन इस पे, क्वेश्चन इसलिए आ सकता है और यूक्रेन रशिया के बाद दूसरा बड़ा कन्फ्लिक्ट है। तो क्वेश्चन आ सकता है, वाई इज इजराइल एंड ईरान फाइटिंग। मतलब मैं अगर इधर एक आदमी खड़ा हुआ है, यहाँ पे राशिद एल और यहाँ अर्चित। राशिद फर्जी इसके 3 न्यूक्लियर साइट उड़ा देगा। तो ये आदमी किसी के फर्जी घर में कुछ करता है? और वेरी गुड। देखो सुनो, दुनिया में सबसे पहले न्यूक्लियर बॉम्ब जैसी कोई चीज़ थी नहीं, है ना? जब तक न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं थे तब तक लड़ाइयाँ बहुत होती थी। कि कंप्लीट किसी ऐसा कोई वेपन नहीं बना था जो पूरी सिविलाइजेशन को उड़ा दे। तो वर्ल्ड वॉर 1 हुआ और उसमें कोई ऐसी घटना नहीं हुई कि दुनिया डर जाए। वर्ल्ड वॉर 2 इसलिए हो गया, है ना? वर्ल्ड वॉर 1 कब 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 हुआ? 14 to 18। वर्ल्ड वॉर 2 हुआ 39 to 45। अब जब वर्ल्ड वॉर 2 हुआ तो वर्ल्ड वॉर 2 में जब यूएस ने एंट्री की तो यूएस परेशान हो गया था किससे? जापान से। जापान ने यूएस का एक आइलैंड था पर्ल हार्बर, पर्ल हार्बर, इस पे बॉम्बिंग कर दी थी। अब तुम बोलोगे पर्ल हार्बर कैसे कर देगी? यार देखो, यूएस बड़ी पावर है तो दुनिया में बहुत सारे अपने अड्डे बना के रखे हुए। तो उनका एक छोटा सा जापान के पास आइलैंड था पर्ल हार्बर। ठीक। पर्ल हार्बर पे पहले अटैक किसने किया? जापान ने। अंदर क्या हुआ पता नहीं, जो जीतता है वही नैरेटिव लिखता है। तो हम तो वही पढ़ेंगे जो यूएस लिखवाएगा। तो अकॉर्डिंग टू जो पढ़ा जाता है उसमें यह है कि जापान ने अटैक किया पर्ल हार्बर पे, जिसकी कार्रवाई में यूएस ने 2 न्यूक्लियर बॉम्ब यूज कर दिए। न्यूक्लियर बॉम्ब कहाँ से आया? यूएस को पता था वर्ल्ड वॉर 2 होने वाला चल रहा था, तो यूएस ने एक ऑपरेशन बना रखा था, ऑपरेशन मैनहट्टन। ऑपरेशन मैनहट्टन। मैनहट्टन क्या है? एक शहर का नाम। जैसे लखनऊ है वैसे ही शहर है मैनहट्टन। तो मैनहट्टन में वो धीरे धीरे अपना न्यूक्लियर बॉम्ब बना रहा था। कौन? यूएस। अब अगर मैंने कोई बॉम्ब बना के तैयार किया है तो उस बॉम्ब को यूज़ करूंगा, ये तो पता तो चले। मॉक टेस्ट। तो क्या किया? ऑपरेशन मैनहट्टन में जो ये बॉम्ब बना हमारे पास, इसको हमने यूज फेंक दिया किस पे? जापान के 2 शहर हिरोशिमा और, हिरोशिमा में जिस बॉम्ब को फेंका उसका नाम क्या था? लिटिल बॉय और फैट मैन। फैट मैन है लिटिल बॉय, एक बार चेक कर लेना, फैट मैन है लिटिल बॉय। अरे तुम ये चेक कर लेना यार, फैट मैन है लिटिल बॉय। 2 शहर 2 बॉम्ब। ठीक। अब दुनिया में आर्म्स रेस शुरू हो गई। क्यों? वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, सबको पता चल गया वाई वॉज यूएस एबल टू डोमिनेट। तुरंत वॉर रुक गया। 6 अगस्त और 9 अगस्त 1945 बॉम्ब डाले, वॉर रुक गया। तो अब आर्म्स रेस होगी। इसीलिए देखा देखी में यूएसएसआर भी क्या बनाएगा? न्यूक्लियर बॉम्ब। इसकी देखा देखी में ब्रिटेन और फ्रांस भी बनाएंगे। ठीक। ये बना के रख लेंगे अपने पास। और धीरे धीरे कौन बना लेगा? चाइना। ठीक। अब जैसे इन पांचों के पास न्यूक्लियर बॉम्ब आएगा, तो अब न्यूक्लियर बॉम्ब ऐसे समझ लो ऐसी चीज है कि तुम लोगों के पास कोई वेपन नहीं और किसी किसी के पास गन है। तो डेंजरस है ना? इसको धमकाएगा, डरेगा, मारेगा। तो अब लोगों ने 1967 में एक, ये पांचों गुंडे आके मिल गए। ये पांचों गुंडे आके मिल गए और इनको पता चल गया कि यार दुनिया में 190+ कंट्रीज हैं, हमारे पांचों के पास गन है। ऐसा करते हैं, एक
प्रोटोकॉल बनाते हैं, एक ट्रीटी बनाते हैं। ट्रीटी होता है एक कानून के बराबर, बस इंटरनेशनली साइन होती है। एक ट्रीटी बनाते हैं, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। नॉन प्रोलिफरेशन, प्रोलिफरेशन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ का फैलना, किसी चीज़ को फैलाना, एक से दो को देना, प्रोलिफरेट करना, बढ़ाना। तो नॉन प्रोलिफरेट मतलब आगे मत बढ़ाओ, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, जिसमें यह कहा गया कि दुनिया में अब ये जो 5 देश हैं इनके पास न्यूक्लियर बॉम्ब आ गया है, अब इन्हीं के पास रहेगा, बाकी लोग न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाएंगे। अब सवाल एक आएगा कि सर न्यूक्लियर न्यूक्लियर क्या कर रहे हो? न्यूक्लियर इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट की खासियत होती है एक बार रिएक्ट करना शुरू किया फिर रुकता नहीं है, ठीक। और रेडियो, ये न्यूक्लियर बॉम्ब्स काम किस प्रिंसिपल पे करते हैं? हाइड्रोजन फ्यूजन की फिजन, किस पे काम करते हैं? फ्यूजन पे काम करते हैं। किस पे काम करते हैं? फ्यूजन। अब जो यूरेनियम है, ये जो न्यूक्लियर है, अब ये न्यूक्लियर एनर्जी क्या खाली बॉम्ब बनाने के काम आएगी? बोलो। इसका पीसफुल यूज भी हो सकता है। पीसफुल कैसे? इलेक्ट्रिसिटी बनाने में। क्यों? क्योंकि तुमने एक वर्ड सुना होगा कैलोरीफिक वैल्यू, बचपन में पढ़ा होगा कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू का मतलब होता है कोई चीज़ कितनी कम डालो और कितना आउटपुट दे देती है। जैसे पेट्रोल डीजल का कैलोरीफिक वैल्यू हाई है, थोड़ा सा पेट्रोल है आग लगा दो चल जाएगा। कोल का कैलोरीफिक वैल्यू कम है, ज़्यादा देर तक हीटिंग देनी पड़ेगी। और अगर कोई गैसियस चीज़ ले आओ तो उसका कैलोरीफिक वैल्यू और तेज है, सिलेंडर कैसा फटता है, ठीक। इनकी कैलोरीफिक वैल्यू बहुत हाई है। और दूसरा, ये पोल्यूशन नहीं करते। मैंने क्या बता रखा है? कोई भी लिविंग चीज़ को अगर बर्न करो, या कोई ऐसी चीज़ जो कभी लिविंग थी, एक्स लिविंग, को बर्न करोगे तो कौन सी गैसेस निकलेंगी? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और सल्फर। कार्बन मतलब CO2, CO2 मतलब ग्लोबल वार्मिंग। अब न्यूक्लियर एनर्जी से अगर इलेक्ट्रिसिटी बनाऊंगा तो पोल्यूशन नहीं होगा, मतलब ग्लोबल वार्मिंग। तो ये तो इसका अच्छा यूज हो गया। बट इसी चीज से बॉम्ब भी बनाया जा सकता था, है ना? तो इन 5 कंट्रीज ने कौन सी ट्रीटी में, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी में बोला कि अब हम सिर्फ 5 कंट्रीज अपने पास न्यूक्लियर बॉम्ब रखेंगे, बाकी कंट्रीज कैन कम एंड साइन दिस, एंड दे विल हैव टू साइन द फैक्ट दैट दे विल नॉट मेक बॉम्ब्स आउट ऑफ न्यूक्लियर। इलेक्ट्रिसिटी के लिए पीसफुल यूज करो, हमसे टेक्नोलॉजी ले लो, पीसफुल इलेक्ट्रिसिटी बनाओ, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, ठीक। बहुत सारे देशों ने इसमें साइन भी कर दिया, साउथ अफ्रीका जैसी कंट्रीज, सब धीरे धीरे साइन करते गए। और इन लोगों ने ये बोला था कि नो फर्स्ट यूज, मतलब इसमें यह भी बोला था नो फर्स्ट यूज, मतलब अगर मेरी कल को किसी ऐसी कंट्री से लड़ाई हो गई जिसके पास न्यूक्लियर नहीं है, मैं न्यूक्लियर नहीं यूज करूंगा। और मेरे भाई बात समझो, तो बेवकूफ बनाना है ना कि भाई मैं गन यूज नहीं करूंगा, अबे एकदम लड़ाई हो जाएगी तो कर ही दूंगा। समझ में आ रहा है? तो साइन करते रहे कंट्रीज। कुछ कंट्रीज ने साइन करने से मना कर दिया, एग्जाम्पल दिया। अब इंडिया नहीं कर रहा है तो पाकिस्तान भी नहीं करेगा। समझ में आ रहा है? नॉर्थ कोरिया ने पहले किया, लेकिन बाद में नॉर्थ कोरिया भी उससे हट गया। और कौन बचा? इसराइल। इन लोगों ने साइन करने से मना कर दिया। और इंडिया ने अपना, अब एक इंडिया की खुद की कहानी है, ये सब पूछा हुआ है। नॉन प्रोलिफरेशन भी पूछा है, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा भी पूछा है। इंडिया ने जब अपना न्यूक्लियर फैसिलिटी टेस्ट करना शुरू किया तो उसका नाम रखा ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। तो मतलब अब दुनिया में कितने लोगों के पास न्यूक्लियर वेपन आ चुका था? 9। 9 ना, 5 + 4। पाकिस्तान ने बना ही लिया था। लोग बोलते हैं पाकिस्तान के बॉम्ब को इस्लामिक बॉम्ब भी कहते हैं, क्यों? क्योंकि पाकिस्तान इज द ओनली इस्लामिक कंट्री इन द वर्ल्ड टू हैव अ न्यूक्लियर बॉम्ब। अरे पाकिस्तान को तो अपने लोगों को ब्रेन वॉश करना था ना भाई। कंट्री में इतनी गरीबी थी, इतनी दिक्कत थी, स्टिल दे वर मेकिंग न्यूक्लियर बॉम्ब। समझ में आ रहा है? उनका जनरल अयूब खान थे, उनका एक स्टेटमेंट था, वी ईट घास एंड रोटी बट वील मेक अ न्यूक्लियर बॉम्ब। समझ में आ रहा है? पक्का? तो इन्होंने भी बना लिया न्यूक्लियर बॉम्ब। नॉर्थ कोरिया पागल पागल है। नॉर्थ कोरिया के लिए बताया जाता है कि जो पाकिस्तानी साइंटिस्ट थे उन्होंने करप्शन करके पैसा दे दिया, पैसा लेके नॉर्थ कोरिया को टेक्नोलॉजी दे दी। समझ पा रहे हो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ? धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे चीज़ें। इन्होंने पैसे दिए थे, करप्शन कर दिया था, किसने? पाकिस्तानी साइंटिस्ट ने। इन्होंने टेक्नोलॉजी किसको दे दी? नॉर्थ कोरिया को। ऐसा एलिगेशन है, प्रूवन तो नहीं है, एलिगेशन है। बचा कौन? इसराइल। इसराइल को अमेरिका अपनी सिस्टर बोलता है। और सबसे पहली बात, न्यूक्लियर बॉम्ब जो बनाने वाले साइंटिस्ट थे मोस्टली कौन थे? ज्यूज। तो इसराइल तो टेक्नोलॉजी में आगे था ही। इन चारों के पास आ गया, उन पांचों के पास आ गया, 9 लोगों के पास आ गया। अब मिडिल ईस्ट में कभी पढ़ेंगे इसराइल पैलेस्टाइन की इशू। इसराइल बेसिकली क्या करता है? इसराइल एक ऐसी जगह बना है जहाँ पे पहले मुस्लिम्स रहते थे, उस जगह का नाम था पैलेस्टीन। पर आज से 1000-2000 साल पहले वहाँ पे कौन रहते थे? ज्यूज। ज्यूज को भगा दिया गया था कहाँ? यूरोप। ज्यूज क्यों? अच्छा, क्रिश्चियंस, व्हाई डू क्रिश्चियन, बोथ क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स हेट ज्यूज? क्रिश्चियंस, मुस्लिम्स एंड ज्यूज, ऑल ऑफ दीज आर अब्राहमिक रिलीजन्स। पता है ना? अब्राहमिक रिलीजन है, तीनों का ट्री एक ही है, अब्राहमिक। अभी आगे पढ़ेंगे, क्लाइट में पूछा भी, अब्राहमिक अकॉर्ड, अब्राहमिक रिलीजन्स कौन कौन से हैं?
बट वाई बोथ मुस्लिम्स एंड जूस, मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस हेट, सॉरी, क्रिश्चियंस एंड मुस्लिम्स हेट जूस, मतलब समझे क्यों, क्या कह रहा हूँ बताओ। देखो मुस्लिम्स को तो ये लगता है कि जूस आ गए उनकी जगह पे, पैलेस्टाइन है ना, पैलेस्टीन में मुस्लिम्स रहते थे, उनको मारा काटा और अपना जगह हड़प ली। दूसरा जो क्रिश्चियंस है, क्रिश्चियन से माना जाता है कि जीसस क्राइस्ट को जो क्रूसिफिकेशन हुआ था, क्रूसिफिकेशन समझते हो, हाँ, ये क्रूसिफिकेशन किसने कराया था, ज्यूज ने। तो क्रिश्चियंस भी इनको मार के भगाते थे। ठीक, अब वर्ल्ड वॉर 2 में क्या हुआ था, ब्रिटिशर्स ने बोला था किसको, ज्यूज को, कि सपोर्ट करो हमको, अगर हमको सपोर्ट करोगे तो तुमको हमारा होमलैंड वापस दे देंगे। ज्यूज का एक मूवमेंट था जियोनिज्म। जियोनिज्म ये कहता था ज्यूज को कि वापस अपनी मदरलैंड चलो, वापस अपनी मदरलैंड चलो। उस मदरलैंड से भगाया क्यों गया था, कि इन्होंने क्रूसिफिकेशन किया था जीसस का, तो क्रिश्चियंस इनको मारते थे, परसिक्यूट करते थे, तो भगा दिए, जब भाग गए थे ये अलग अलग जगहों पे। फिर जब इनके पास थोड़ी वेल्थ आई, रिचनेस आई, तो इनके नेता हुए। नेता का नाम एग्जैक्टली मुझे भी नहीं याद है और पूछेंगे भी नहीं। तो उस नेता ने एक आइडियोलॉजी दी, जियोनिज्म। जियोनिज्म कहता है गेट बैक टू योर मदरलैंड, गेट बैक टू योर मदरलैंड। ये 1920s में ये आइडियोलॉजी आई थी, 1920s। और याद करोगे 30s में हिटलर ने भी किसको मारना शुरू किया, ज्यूस को। अब ज्यूस परेशान थे, तो ज्यूस के पास हमेशा से टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी रही है और फाइनेंस बहुत अच्छा रहा है। दुनिया का बैंकिंग एंड फाइनेंस जूस ही संभालते हैं, बुद्धि में बहुत तेज होते हैं जूस, ऐसा मानते हैं। और सबसे ज़्यादा नोबेल जीता जूस ने भी। ठीक, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला ब्रिटेन फ्रांस वाले ग्रुप को वर्ल्ड वॉर 2 में, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, शर्त यह है जब तुम वॉर जीत जाओगे तो मुझे मेरी मदर कंट्री दिला देना। जीत गए, और कौन, समझ में आ रहा है। एक चीज़ यहाँ पे थोड़ी सी और समझो, 1920s में वर्ल्ड वॉर 1 होगा, है ना, वॉर 1 होगा। वर्ल्ड वॉर 1 में भी याद करो, जर्मनी और टर्की एक साइड थे, वर्सेस क्या हो रहा था, यही ब्रिटेन फ्रांस, है ना, ब्रिटेन फ्रांस, और इधर कौन था, जर्मनी और टर्की। तभी तो तुम देखोगे जो इस्लाम में एक पोस्ट होती है खलीफा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं खलीफाट, हिंदी में बोलते हैं खलीफा। खलीफा की पोस्ट 1921 में ही तो खत्म होगी। जो भी टर्की का राजा होता था वो खलीफा कहलाता था, पूरी दुनिया के मुस्लिम उसकी बात मानते थे। पर क्योंकि इस वॉर में कौन हारेगा, टर्की। समझ में आ रहा है, पक्का, समझ में आ रहा है। कुछ कुछ यहाँ पे ज्यूज बसना शुरू हो गए थे, कहाँ पे, पैलेस्टाइन में। अब वहाँ पे फिर 1948 में जब ये वर्ल्ड वॉर 2 जीत गए, 1948 में यूएन ने इसराइल को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज कर लिया, मतलब दूसरे की जमीन बेसिकली छीन ली। समझ में आया। तो द रीजन वाई मुस्लिम्स हेट हुम, इजराइली ज्यूज। अब मुस्लिम्स में क्या हो रहा है, सब चीज़ें इंटरकनेक्ट करते चलना। अब सबको धीरे धीरे पता है कि ऑयल इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है। क्यों ऑयल इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है, ऑयल इकोनॉमी ध्वस्त हो रही है मतलब डिस्ट्रक्ट हो रही है, खत्म हो रही है, डिबैकल पे। क्यों, यार बेवकूफ हो क्या, ऑयल क्यों खत्म होगा। अभी तुमको बताया, कोई लिविंग चीज को बर्न करोगे CHO NPS निकलेगा। तो मतलब जब पेट्रोल और डीजल जलाओगे तो कार्बन CO2 निकलेगा, CO2 से ग्लोबल वार्मिंग होगी, ग्लेशियर पिघलेंगे, ग्लेशियर पिघलेंगे तो दुनिया का वाटर लेवल राइज होगा, वाटर लेवल राइज होगा तो जो लो लैंड जमीन है वो अंदर नहीं चली जाएगी। तो लोग पेट्रोल डीजल यूज कम करेंगे, पेट्रोल डीजल अब कम यूज हो रहा है, तो पेट्रोल डीजल के ऑल्टरनेटिव ढूंढे जाएंगे। तभी हम सोलर एनर्जी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, है ना, लिथियम आयन पे स्विच कर रहे हैं। अब ये जो पेट्रोल की दुनिया इकोनॉमी थी, पेट्रोल डीजल की इकोनॉमी थी, यही तो मोस्टली मुस्लिम कंट्रीज को रन कर रही थी। जो मिडिल ईस्ट में है, सऊदी अरेबिया, कतर, ईरान, इराक, क्या कहते हो खुद बताओ, समझ में आ रहा है। अब इनको पता है मेरी फ्यूचर में, आज अगर मेरी दुकान तेल से चलती है और मुझे पता है फ्यूचर में तेल की डिमांड नहीं है, ये कैसे कंक्लूड करेंगे, ये भी क्लैट में पूछा गया है। इंडिया बोल चुका है कि मुझे 2070 तक क्या होना है, नेट जीरो, मतलब मैं जितना कार्बन निकालूंगा उतना ही कार्बन एब्जॉर्ब कर दूंगा। समझ में आ रहा है। चाइना बोल चुका है नेट जीरो करना है 2060 तक, जितना कार्बन निकालूंगा उतना एब्जॉर्ब कराऊंगा। इसीलिए तो इतनी सब्सिडी मिल रही है कि अगर तुम्हारे पास पैसे हैं तो सोलर एनर्जी लगवाओ, 5 लाख में मैं 90,000 सब्सिडी दूंगा। समझ में आ रहा है, प्रमोट कर रही है सरकार। और यूएस बोल चुका है वो कब तक कर देगा, 2050 तक। तो मतलब मेरी अगर ऑयल की दुकान थी, सबसे बड़े बायर्स थे, सबसे आबादी इंडिया का है, चाइना का है, यूएस का है, वो तो धीरे धीरे नेट जीरो हो रहे हैं। तो हु विल बाय माई ऑयल इन द फ्यूचर, नो वन। बट सिंस आई बीन सेलिंग ऑयल सिंस द पास्ट 40-50 years, आई हैव अ ह्यूज कैश विद मी। अब इस कैश को आगे भी बिजनेस मेंटेन रखना है, तो क्या किया जाए, डाइवर्सिफाई। मतलब अब ऑयल से धीरे धीरे खिसको, ऑयल से धीरे धीरे खिसको, और ऑयल से स्विच कर जाओ किसी और टाइप की इकोनॉमी पे। तो बेस्ट ऑप्शन बताओ, रेगिस्तान में क्या मिलेगा, खेती वहां हो नहीं सकती, ऑयल का इकोनॉमी गंद बंद। और प्रैक्टिकली पढ़ो,
तुम्हें भी पता है लिटरेसी के मामले में वो रीजन ऑफ द वर्ल्ड बहुत पीछे है। जो मिडिल ईस्ट है दे आर नॉट प्रोड्यूसिंग गुड डॉक्टर, सीए, लॉयर जैसे इंडिया है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स नहीं। तो एग्रीकल्चर होगा नहीं, सर्विस सेक्टर के लिए ह्यूमन कैपिटल उतना इंटेलिजेंट नहीं, तेल खत्म हो गया, टूरिज्म, टूरिज्म, है ना। और क्यों समझो, तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आ सकता है ना, सर इंडस्ट्री मैन्युफैक्चरिंग करो। अरे यार मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए चाहिए होता है लेबर, और लेबर चाहिए होता है चीप। जब चीप लेबर तो चीप प्रोडक्ट, जितना चीप प्रोडक्ट उतना कॉम्पिटेटिव, इतने बड़े मार्जिन। तो अब उसको मालूम है ये बात। तो सऊदी अरेबिया वगैरह जो है वो रेगिस्तान में बना हुआ है, वहाँ पॉपुलेशन कभी इतनी ज़्यादा थ्राइव कर ही नहीं सकती, वहाँ की जोग्राफी सस्टेन नहीं करती। समझ में आ रहा है। पॉपुलेशन हमेशा उस दुनिया के एंगल में ज़्यादा होगी, उस दुनिया के पार्ट में ज़्यादा होगी जहाँ पे एग्रीकल्चर ज़्यादा होगा, जहाँ कंफर्ट जोन ज़्यादा होगा। पहाड़ों पे पॉपुलेशन हमेशा कम होगी, प्लेन में पॉपुलेशन हमेशा ज़्यादा होगी, कि ईजी फूड है, ईजी सर्वाइवल है। समझ में आ रहा है। अब देखो अब ये नेट जीरो करना है, इनको दूसरी दुकान खोलनी है। अब ये दुकान कौन सी खोलेंगे, टूरिज्म की। कौन सी दुकान खोलेंगे, टूरिज्म की। अब टूरिज्म जब मैं करा ही रहा हूँ, तो मेरे यहाँ पे फॉरेन से दूसरी दुनिया के लोग आएंगे। लोग करने क्या आएंगे, एंटरटेन होने, शॉपिंग करने, पैसे खर्च करने, तभी तो टूरिज्म। अब पैसे जहाँ पे खर्च होंगे वहाँ पे दुनिया प्रोफेशनल चाहिए। तो यू वांट मोर सीएस, यू वांट मोर लॉयर्स, यू वांट, है ना, तुम्हें अच्छे अच्छे लोग चाहिए ना अपने ह्यूमन कैपिटल। अब वो दुनिया भर का ह्यूमन कैपिटल मिडिल ईस्ट में कब अट्रैक्ट होगा, जब वो अपना रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म खत्म करे। प्रैक्टिकली सोचो इस बात को। सऊदी अरेबिया में ओपनली, इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग इस्लाम ओपनली, यू कैन नॉट प्रोपोगेट एनी रिलीजन। बट अभी तुम देखो कि मंदिर भी बन गया, इनॉग्रेट करने यार, नहीं बन गया। आज से 2 साल 3 साल 4 साल पहले सऊदी अरेबिया डिड नॉट अलाउ टू ड्राइव कार्स, वुमेन को ड्राइविंग दे दी। इससे पहले ओपनली प्रोपोगेट नहीं कर सकते थे रिलीजन, अब वहां पे मंदिर भी बन रहा है। डोंट टेक इट एज हिंदू मुस्लिम, थोड़ा समझो कि दुनिया कैसे, जो लोग चलाते हैं कैसे चलाते हैं। अब वो सारी चीज़ें कर रहे हैं, वहाँ लॉज को लिबरल किया जा रहा है। वहाँ पे अब इंटर रिलीजियस मैरिज अलाउ हो जा रही है, कोर्ट्स वहाँ के अलाउ कर दे रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, टू अट्रैक्ट मोर प्रोफेशनल्स, ताकि इंडिया, इजराइल ऐसे देशों में जहाँ ह्यूमन कैपिटल अच्छी होती है वो आके यहाँ पे सेटल हो। जब ये सेटल होंगे तभी तो वाइट इकोनॉमी ग्रो होगी। इसीलिए तुम देखोगे मोस्ट ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज इन द वर्ल्ड आर टिल्टिंग टुवर्ड्स इजराइल नाउ। बता दो नहीं हो रहा है ये है ना रियलिटी। ये क्यों हो रही है, इसीलिए हो रही है। अब ईरान क्या करता है, ईरान की बैकिंग किसको मिल, किससे मिल, ईरान को बैकिंग मिल रखी है, किससे, रशिया। और जो जो अमेरिका का दुश्मन है वो ईरान का दोस्त है। सेकंड इज चाइना। तो बोथ चाइना एंड रशिया आर गिविंग बैकिंग टू हुम, ईरान। अब तुम्हारे दिमाग में क्वेश्चन आएगा, तुमने तो न्यूक्लियर पावर से शुरू किया था, कहाँ वाइट इकोनॉमी बताने लग गए। अब मेरी बात सुनो, ईरान को थ्रेट था किससे। देखो अमेरिका ने बहुत सारे देशों में, जब अभी लोग क्यों बोलते हैं कि जियो, जियो जो है, जियो को उल्टा पढ़ोगे तो ऑयल लिखा हुआ है, कि आज से 50 साल पहले लड़ाई किसकी थी, ऑयल की। तो अमेरिका ने दुनिया भर में ऑयल वॉर किए, सिर्फ तेल के लिए सद्दाम हुसैन मार दिया, इराक बिगाड़ दिया, सीरिया बिगाड़ दिया, पूरा मिडिल ईस्ट बिगाड़ दिया। किसने, यूएस ने, जस्ट फॉर रिसोर्सेज। यूरेनियम, यूक्रेन के साथ भी तो वही कर रहा है। यूक्रेन से बोल रहा है ना $500 बिलियन की डील साइन कर लो, बोल ही रहा है। आगे हम समझेंगे जब आएगा, तो अब देखो न्यूज़पेपर पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। आखिरी में यूक्रेन के साथ ही वही हुआ है कि अपने रिसोर्सेज मुझको दो, मैं तुमको, तुम्हें इसमें से प्रॉफिट देता रहूंगा। बेसिकली अमेरिका यही नेगोशिएट कर रहा है। तो अब ईरान को भी ये डर था, है ना, क्या डर था, कि यूएस कैन कम एंड इन्वेड अस एनी टाइम। ईरान नेवर लाइक डूम यूएस। ईरान को बैकिंग किसकी मिल रखी थी, रशिया एंड चाइना की। ओबामा थोड़ा लिबरल प्रेसिडेंट था, ओबामा थोड़ा लिबरल प्रेसिडेंट था। तो 2016 में ओबामा ने क्या बोला, 2016 में ओबामा ने बोला, दिख रहा है, दिख रहा है, 2016 में ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ओबामा ने बोला ईरान तुम ऐसा करो, न्यूक्लियर फैसिलिटी यूज़ करो, इसके लिए पीसफुल, बॉम्ब मत बनाना, उसके लिए मेरे साथ एक कागज़ पे साइन कर लो। तो दुनिया के जितने बड़े बड़े देश थे वो आके बैठे, और ईरान के साथ उन्होंने साइन कर लिया। उस अग्रीमेंट का नाम पड़ा जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। साइन किसके बीच में हुआ, P5 कंट्रीज प्लस ईरान, और इसमें जर्मनी भी था। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, नहीं। P5 जो दुनिया के ताकतवर देश हैं, जिनके पास पहले न्यूक्लियर बॉम्ब था, ये जर्मनी, ईरान, इन सब ने मिलकर बैठ के क्या साइन किया, JCPOA, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसमें ईरान ने ये वादा किया कि मैं न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को कभी भी न्यूक्लियर बम बनाने के लिए यूज़ नहीं करूंगा, लेकिन बदले में यूएस मेरी हेल्प करेगा और मुझे न्यूक्लियर ट्रांसफर करेगा ताकि मैं इलेक्ट्रिसिटी सही से बना सकूं। अब यूएस एलिगेशन लगाता है ईरान पे कि नहीं, ये जो हमसे ट्रांसफर करा रहा था ये अपने बॉम्ब बना रहा है चुपचाप। इसराइल भी यही कहता है कि चुपचाप क्या बना रहा है, अपने न्यूक्लियर बॉम्ब्स, और हमें नहीं बता रहा। और उस पूरे रीजन में, मिडिल ईस्ट वाले पूरे रीजन में, अगर किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है तो किसके पास है, इसराइल। समझ पा रहे हो, सिर्फ इसराइली के पास तो है, और किसी के पास न्यूक्लियर बॉम्ब है ही नहीं, ना सऊदी के पास, ना कतर के पास, ना ईरान, ना इराक, ना सीरिया।
द ओनली रीजनल पावर देयर हैविंग अ न्यूक्लियर बॉम्ब इज इसराइल। तो ये आपस में खटपट खटपट करते रहते हैं, हमें बहुत डिटेल में नहीं जाना है। ठीक, हमको बस कुछ कुछ शहर याद रखने होंगे, मैं अभी लिस्ट बताऊंगा जहाँ जहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बॉम्बिंग कर रहे हैं। तो ताकि अगर हमसे एग्जाम में पूछ ले नतान्स कहाँ पे है, तो हमें पता हो नतान्स कहाँ पे, ईरान में। फॉर्दो कहाँ पे है, ईरान में। कि यही उसकी न्यूक्लियर साइट है जिन पे एलिगेशन लगता है कि ये यहाँ पे अंडरग्राउंड बंकर क्या बना रहे हैं, न्यूक्लियर बॉम्ब। इसराइल ये चाहता नहीं और ईरान ये चाहता है। समझ पा रहे हो? अब खैर इसमें क्या बताना चाह रहा है, ट्रंप को जानते हैं सब। हु इज डोनाल्ड ट्रंप? प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है कि भैया मुझको क्या दे दो, बताओ जल्दी। नोबल पीस प्राइज। क्या दे दो मुझको? ग्लोबल नहीं, नोबल, नोबल पीस प्राइज। इंडिया से आज तक किसी को मिला है? गांधी जी। गांधी जी। और गांधी जी को कैसे मिला था? पॉस्थ्यूमस। कैसे मिला था? पॉस्थ्यूमस मतलब, हाँ क्या, मरो उपरांत, मरणोपरांत। तो ये कह रहा है डोनाल्ड ट्रंप की देखो मैंने दुनिया में बहुत सारी लड़ाइयाँ रुकवाई हैं, और एक लड़ाई में ईरान इसराइल की भी रुकवा रहा हूँ, तो मुझको क्या दो? नोबल पीस प्राइज। ठीक, समझ में आ रहा है? पढ़ लेते हैं इसको एक बार। आई एम वेरी हैप्पी टू रिपोर्ट दैट आई हैव अरेंज अलॉन्ग विद सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो। ये याद रखना, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है? मार्को रूबियो। वहां पे क्या होता है याद करो, मैंने बताया था अमेरिका में कौन सी सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल की पार्लियामेंट्री? प्रेसिडेंशियल। पार्लियामेंट्री में जो सी पीएम के साथ मिनिस्टर होते हैं वो इलेक्टेड होने चाहिए, पर प्रेसिडेंशियल अपने में क्या कर सकता है, अपने हिसाब से लोगों को अपॉइंट। तो इसने अपना सेक्रेटरी ऑफ स्टेट किसको बनाया हुआ है? मार्को रूबियो, याद रखना। अ वंडरफुल ट्रीटी बिटवीन द डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो एंड रिपब्लिक ऑफ रवांडा। मतलब ये कह रहा है देखो कॉन्गो और रवांडा भी लड़ते रहते हैं, कौन कौन? कॉन्गो एंड रवांडा, ये दोनों कहाँ पे हैं? साउथ अफ्रीका तो कंट्री है यार, अफ्रीका में। ठीक है, दिस इज अ ग्रेट डे फॉर अमेरिका एंड क्वाइट फ्रैंकली अ ग्रेट, ये आगे मतलब ये जाके ये बोल रहा है कि मुझे क्या दे दो? नोबल पीस प्राइज। नोबल पीस प्राइज इंडिया में आज तक किसको मिला है? गांधी जी को। कैसे मिला है? पॉस्थमस। अब देखो, हाँ, कोसोवो, कोसोवो कंट्री है। बहुत सारे वो बता रहे हैं मैंने कहाँ कहाँ दुनिया में लड़ाई रुकवा ली। अब देखो आज क्या इंपॉर्टेंट है, 10th यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट रिपोर्ट। अब देखो क्या है, यूनाइटेड नेशन सब जानते हैं। व्हाट इज यूनाइटेड नेशंस? दुनिया भर को कंट्रोल करती है लेकिन कर कुछ नहीं पाती है, बट बेसिकली यूएन दुनिया का एक तरीके का ग्लोबल गवर्नमेंट है। ठीक, अब यूएन ने ये बोल रखा है, यूएन कोई कंट्री के लिए तो काम करती नहीं, तो यूएन के लिए तो सारे जो ग्लोबल सिटीजन जो भी है, सारे ग्लोबल सिटीजन ही उसके क्या है, सब्जेक्ट। वो तो सबके लिए काम करेगी ना। तो यूएन ने ये बोल रखा है 2015 में, यूएन ने ये बोल रखा था कि अब मैं क्या बना रहा हूँ, 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? ऐसा डेवलपमेंट जो आज के हिसाब से करो और फ्यूचर के लिए भी बच के रहे। तो उन्होंने बोला कि हमें 17 चीज़ों पे फोकस करना चाहिए ताकि जो पूरा ह्यूमन सिविलाइजेशन है उसका क्या हो, वेलफेयर, अपलिफ्टमेंट हो। तो अब ये चीज़ आई कब थी? 2015 में। और टारगेट कब का है? 2030 का। तो इसमें हर साल क्या आती रहती है, रैंकिंग, कि कौन सी कंट्री इन कामों पे कितना काम कर रही है। पा रहे हो? यूएन ने बोला है कि ह्यूमन डेवलपमेंट अगर इंसानों को डेवलप होना है तो 17 तरीके के टारगेट मीट करो। जैसे उसमें एक टारगेट होगा जीरो पावर्टी, और ये पढ़ने हैं, एसडीजी पूछता है। जीरो पावर्टी, जीरो हंगर, क्राइम अगेंस्ट वुमेन मत करो, वाटर बॉडी में एनिमल्स की प्रोटेक्शन करो। ऐसे 17 गोल्स हैं। वो गोल्स उसने दिए कब थे? टारगेट अचीव कब करना है? न्यूज़ क्या है, इंडिया हैज एंटर्ड इन द टॉप 100 इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। इस साल आ गए हम 100 के अंदर, 100 के अंदर। बहुत अच्छा रैंकिंग नहीं है, दुनिया में 100 के अंदर आ गए हो पहली बार। याद क्या रखोगे, ये जो रिपोर्ट है निकालता कौन है? यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, ऐसे याद रखो, यूएनएसडीएसएन। यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। कौन सी रिपोर्ट? कि कौन सी कंट्री सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स अचीव करने के लिए कितनी मेहनत कर रही है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं, आए कब थे, कब अचीव करने हैं? 2030। निकालता कौन है? रिपोर्ट यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, एसडीएसएन। इंडिया हैज एंटर्ड द टॉप 100 इन द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स पब्लिश्ड बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क, यूएनएसडीएसएन। ठीक, एक याद रखी चीज। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, ये कह रहा है ओनली 17% ऑफ एसडीजी टारगेट्स आर ऑन ट्रैक। मतलब क्या हमें ये याद रखना है? नहीं। ग्लोबल प्रोग्रेस हैज स्टॉल्ड सिंस 2020 स्पेशली फॉर एसडीजी 2। एसडीजी 2 क्या है? जीरो हंगर। मतलब हमें दुनिया से क्या खत्म करनी है, याद रखना है। एसडीजी 2 एलेट में एसडीजी पूछता है, चेक कर लेना। एसडीजी 14 क्या है? लाइफ बिलो वाटर। मतलब जो मछलियां हैं, ये चीज़ें हैं, इनको हमें
प्रिजर्व करना है। और SDG 50 क्या है? लाइफ ऑन लैंड, मतलब डेजर्टिफिकेशन रोकना है। क्या रोकना है? क्या होता है डेजर्टिफिकेशन? डिफॉरेस्टेशन, ठीक। फिर कौन सा? SDG 16 किसकी बात करेगा? पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस। SDG 2 क्या है? जीरो। SDG 3 क्या है? 14 है, वो 14 है। SDG 2 14, और कौन सा है? 15 एंड 16। रिपोर्ट कौन निकालता है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ये रिपोर्ट हर साल आती है। अरे यार देखो, अगर 10th लिखा हुआ है और 2015 से आ रही है तो हर साल आती है। समझ पा रहे हो? पक्का? अब ये तुम याद करो, ये तुम्हारा काम है। पहला क्या है? SDG 1, नो पावर्टी, दुनिया में कोई भी पावर्टी नहीं होनी चाहिए। जीरो हंगर, मतलब दुनिया में भुखमरी। गुड हेल्थ 3, SDG 3। क्वालिटी एजुकेशन SDG 4। जेंडर इक्वालिटी SDG 5। क्लीन वाटर SDG 6। 7 क्या है? अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। और तुम देखो ना, इंडिया में हर चीज़ पे काम होता है। पावर्टी पे सरकार कुछ ना कुछ स्कीम लाती रहती है। होता और नहीं होता, करती है कि नहीं? खाने के लिए फ्री PDS, राशन 1 2 3 रुपए का अनाज। हेल्थ एंड वेलबींग के लिए कितने हॉस्पिटल्स खुलते हैं? एजुकेशन के लिए देखो सरकारी स्कूल्स कितने सारे खुलते हैं। यार ऊपर क्या हो रहा है वो बात अलग है, देखो हर चीज़ पे काम होता है। जेंडर इक्वालिटी भी सरकार काम करती है। अरे करती है, जो पिंक बूथ बनाए जा रहे हैं पुलिस में, देखना पिंक बूथ बने हुए हैं बहुत सारे। और आजकल देखो पुलिस वालियों को पिंक कलर की गाड़ियां भी मिलने लगी हैं। स्कूटी हेलमेट पिंक रहता है उनका। तो क्या है ये? क्यों भाई? उनको एम्पावर कर रहे हैं, तुमको अलग अलग थाने मिल रहे हैं। 33% रिजर्वेशन लाया वुमेन्स के लिए। अरे यार 33% रिजर्वेशन आया ना, जो 2030 से इंप्लीमेंट होगा। अभी हमने अपनी पार्लियामेंट में क्या किया है? 33% रिजर्वेशन कर दिया है लोकसभा और राज्यसभा में। किसके लिए? विमेन के लिए। वो अभी 2029 में तुमको नहीं दिखेगा, वो 2030 वाले के बाद इंप्लीमेंट होगा। कि हमें पहले, उसके पहले क्या करानी पड़ेगी? सेंसेस। समझ में आ रहा है? तो वो किस लिए काम हो रहा है? जेंडर इक्वालिटी। क्लीन वाटर पे काम होता है कि नहीं? काम तो होता ही, नमामि गंगे जैसे। और क्लीन एनर्जी, सोलर पैनल, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। फिर क्या है? डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। फिर क्या है? इंडस्ट्री, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। IPR पे काम होता है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तुम लोग को हैवी हो रहा है ये। यार सरकार IPR पे भी तो काम करती है ना, इंडस्ट्री पे काम करती है। फिर रेड्यूस इनइक्वालिटी, रिजर्वेशन, ठीक। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज, तुमने कॉन्सेप्ट सुना होगा स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी इसी वजह से तो बनाई जा रही थी। अरे इंडिया ने इस पे साइन कर रखा है, तो इंडिया की रैंक आ रही है। रैंक आ रही है तो अब इंडिया को इस पे काम करना पड़ेगा 2030 तक। इसलिए तो तुमने सुना स्मार्ट सिटी बनाएंगे मोदी जी 100। क्यों बनाएंगे? चेक करना, 2015 में जब मोदी जी ये साइन करके आए उसके बाद आते इंडिया में ये निकाला है कि 100 स्मार्ट सिटी बनेंगी। इसलिए थोड़ी कि उनके दिमाग में आइडिया है, उनको करना है ये। मोदी जी नहीं होते, मनमोहन सिंह होते, उनको भी करना पड़ता। समझ में आ रहा है? फिर उसके बाद क्या है? रिस्पॉन्सिबल कंजप्शन एंड प्रोडक्शन, मतलब रीयूज, रिसाइकिल एंड रीआर। रीयूज, रिसाइकिल एंड, रिप्रोडक्शन थोड़ी होता है भाई। रीयूज, रिसाइकिल और रेड्यूस। रेड्यूस कम करो, रिसाइकिल वापस यूज करो, और रीयूज वापस यूज कर लो। रीयूज, रेड्यूस, रिसाइकिल। रीयूज, रेड्यूस एंड रिसाइकिल। रिप्रोडक्शन नहीं होगा भाई। फिर 13 देखो, क्लाइमेट पे काम करो। 14 कहता है लाइफ बिलो वाटर पे काम करो। 15 कहता है लाइफ ऑन लैंड पे काम करो। फिर 16 क्या कहता है? हम्म। हाँ। 17 क्या है? फॉर गोल्स। अब देखो तुम बताओ, तुम्हारे हिसाब से याद करने वाले, तुम एग्जामिनर हो तो कौन कौन सा पूछ सकते हो? अपने आप को थिंक लाइक एन एग्जामिनर। और ये बढ़िया चीज़ है, ये आनी चाहिए, ये आनी चाहिए। चेक करना PYQ है इस पे। नो पॉवर्टी आना चाहिए, पूछ सकता हूँ एग्जामिनर अगर है। जीरो हंगर आना चाहिए। हेल्थ आनी चाहिए, SDG 3 हेल्थ। एजुकेशन आनी चाहिए। जेंडर इक्वालिटी बिल्कुल पूछ लूंगा। क्लीन वाटर पूछ सकते हैं। अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी पूछ सकते हो। रिसेंट इकोनॉमिक ग्रोथ शायद ना पूछे। इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर शायद ना पूछे। लेकिन आनी चाहिए, आनी तो 17 की 17 चाहिए। बस मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि थोड़ी रिस्क भी ले। 10। यार पूछ सकते हो, इतना सारा रिजर्वेशन का गेम इसीलिए होता है। चले आगे। सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। स्मार्ट सिटी में पैराग्राफ देगा, पूछ लेगा इट इज इन अलाइनमेंट विद विच ऑफ द फॉलोइंग SDG गोल्स। SDG 11, ठीक। कायदे से देखोगे तो सब जरूरी है। लाइफ बिलो वाटर, लाइफ ऑन लैंड, ये याद हो जाएंगी SDG। और निकालता है इसकी रिपोर्ट SDSN, सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। इसकी हर साल क्या निकालती है? रैंकिंग। इंडिया की रैंकिंग पहली बार 100 के नीचे आ गई है। कितने SDG गोल्स हैं? 17। कब शुरू हुए? 15। कब खत्म अचीव करने? 2030। अमेरिका इसमें से बहुत चीज़ों से हटता जा रहा है, इसलिए अमेरिका का रैंक नीचे गिर रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प कहता है मैं क्लाइमेट क्लाइमेट में नहीं मानता हूँ। समझ में आ रहा है? उसका वोटर वैसा ही है। अरे ऐसे इंडिया में भी तो बहुत लोग होते हैं। देखो कई लोगों को यही समझ आता है, उनको कोई मतलब नहीं पॉल्यूशन, क्या पॉल्यूशन। तो मोदी सरकार से चाहूंगा कि पेट्रोल 2000 रुपये लीटर कर देना चाहिए। चले आगे। देखा वीडियो वाला?
देखो, डिस्पाइट गेन्स इंडिया स्टिल फेसेस चैलेंजेस इन बायोडाइवर्सिटी, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर एंड क्लाइमेट एक्शन। ये तुम्हारी बुद्धि के लिए है कि इतना कुछ करने के बाद भी इंडिया में देखो बायोडाइवर्सिटी में प्रॉब्लम है, यस और नो? सस्टेनेबल एग्रीकल्चर चाहिए इंडिया को कि नहीं? क्रॉप्स सुना है? नहीं। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, जीएम क्रॉप्स, कैसी क्रॉप्स? जेनेटिकली मॉडिफाइड, उनके जीन्स में ही चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल, हाँ एग्जाम्पल बीटी कॉटन। अब मान लो तुम्हारे जीन्स में कोई ऐसा प्रॉब्लम है जिस वजह से तुम पंगा करते हो, तो तुम्हारा वही वाला जीन निकाला और फेंक दिया। समझ में आ रहा है? चलो, ये याद कर लो कि 17। आगे अब इस पे आएगा कोई तो हम नहीं पढ़ेंगे। अगर किस टॉपिक पे कुछ आएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, आगे कुछ भी। चलो, ब्राजील, ये सब याद करने की जरूरत नहीं है। इंडिया का रैंक 99 है, इंडिया का रैंक याद रखना बस, चाइना वाइना का रैंक याद नहीं करना। चलो इस पे आ जाओ। त्रिपुरा अचीव्स फुल फंक्शनल लिटरेसी। व्हाट इज फुल फंक्शनल लिटरेसी? लिटरेट कौन होता है? क्या, कैसे पता चलेगा? कोई आदमी आया, उससे कैसे पता करोगे पढ़ा लिखा है? वो तो एजुकेटेड होता है। देखो, इंडिया में पहले हम कैसे लिटरेसी देखते थे कि अगर वो साइन कर पाता है कि नहीं, ठीक, 90s में था। तो उस लॉजिक के हिसाब से केरला इंडिया की पहली वो बनी थी स्टेट जो 100% लिटरेसी अचीव कर गई थी। अब धीरे धीरे इंसान है, बुद्धि तो आती है लोगों को, और इसमें हम सबको पता है फ्लॉ है। ये क्या भाई, साइन कर दिया, आएगा एजुकेटेड, और सरकार उसको लिटरेट मान लेती थी। जो अपना नाम लिख सकता है, साइन कर सकता है, उसको सरकार लिटरेट मानती। पहले बोलते थे भी नाम लिख के दिखाओ, नाम लिख दिया उसने तो वो लिटरेट हो गया। अब उसके बाद कंसेप्ट चेंज किया गया, बोला गया कि यार ये क्या तरीका है, फुल फंक्शनल लिटरेसी पे आओ। फुल फंक्शनल लिटरेसी कहती है प्लीज थोड़ा पढ़ना आता हो, ठीक, लिखना आता हो, बेसिक मैथ आती हो, इन्वायरमेंट का इशू समझ में आता हो, तभी तो एक अवेयर सिटीजन बनेगा। थोड़ी बहुत कल्चर समझता हो, यही है फुल फंक्शनल लिटरेसी। इंडिया में सबसे पहले जो डिस्ट्रिक्ट, जो एक तरीके से यूटी बनी थी, वो थी लद्दाख। जनवरी वगैरह में बन गई थी। लद्दाख ने बोला था हमने फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी पकड़ ली है। फुल्ली फंक्शनल, फंक्शनल समझते हो? जिसको यूज़ कर सके। साइन और नाम को कहाँ ज़्यादा यूज़ करूँगा? बेसिक पढ़ने को, लिखने को, थोड़ी मैथ अगर करना, कर सकता हूँ उस लिटरेसी को। एटलीस्ट बिजनेस करने में 10 रुपए की ब्रेड ला के 12 में बेचूंगा, ये तो जानू कि 2 रुपए घाटा हुआ है। बेसिक बेसिक समझ में आ रहा है? वही है फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी। हम जैसे लोगों के आसपास रहते हैं, ये फुल्ली फंक्शनल लिटरेट है। बाहर पनवाड़ी भी है ना, वो भी फुल्ली फंक्शनल लिटरेट है। ऑटो वाला भी है। पर जो गाँव वाँव जाओगे और जाओगे तो तुम्हें समझ में आएगा, लोग इतना भी नहीं जानते होते हैं, नहीं जानते होते हैं। बहराइच वगैरह में अभी भी कितना 80 या 100 100 रुपये में भी लेबर मिल जाती है। 80 100 रुपये में लखनऊ में तुमको लेबर मिलेगी। चले आगे, कुछ क्यों हो रहे हो? बहराइच जाओगे? त्रिपुरा हैज़ डिक्लेयर्ड फुल्ली लिटरेट लिटरेसी अंडर द, ये स्कीम याद रखो, लास्ट कार्यक्रम न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम मतलब समझे? पहले लिटरेसी प्रोग्राम किस पे फोकस करता था? नाम लिखना जान जाए। अब न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम किस पे फोकस करता है? फुल फंक्शनल लिटरेसी। फुल फंक्शनल लिटरेसी क्या कहती है? बेसिक राइटिंग, बेसिक रीडिंग, बेसिक मैथ। देखो, फंक्शनल लिटरेसी मीन्स हैविंग बेसिक स्किल्स इन रीडिंग, राइटिंग एंड मैथ टू हैंडल एवरीडे टास्क। तो इंडिया को क्या चाहिए? फुल फंक्शनल लिटरेसी। लेकिन समय के साथ सब चेंज होता है। आज से 20 साल बाद रोबोट्स होंगे तो शायद डेफिनेशन और चेंज हो जाए। जैसे आज हम मजाक बना रहे हैं, ये खाली नाम लिखना क्या लिटरेसी है, 20 साल बाद वो मजाक बनाएंगे खाली रीडिंग राइटिंग क्या, तो रोबोट नहीं चलाने आता। चले आगे। रोबोट्स बहुत जल्दी आने वाले हैं, जितना जल्दी हम सोचते हैं उससे बहुत जल्दी। गाड़ी के शीशे में क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। ये बात सच है। मैक्सिमम 22 साल के अंदर हम शायद सिचुएशन में आ जाए व्हेन रोबोट्स आल्सो स्टार्ट हैविंग देयर ओन राइट्स। मैक्सिमम 25 ईयर्स। कितनी देर? 25 बस। और तुम बोलोगे कि ये वो कुछ भी सुना। आज से 10 साल पहले इंटरनेट देखा था? कितना तेज चेंज हुआ है। चले आगे। और टेक्नोलॉजीज बन चुकी हैं, हमें सिर्फ अडेप्टेबल किया जा रहा है। वी हैव टेक्नोलॉजीज। तुमको क्या लगता है रोबोट्स नहीं होंगे? हैं? बस इंसान अभी उससे यूज टू नहीं है। इंसान जैसे जैसे यूज टू होता जाएगा टेक्नोलॉजी के साथ, वैसे वैसे ये चीज़ें हमें मिलती जाएंगी। चले आगे। चलो, ये जो ड्राइवर वगैरह का काम होता है, त्रिपुरा की कैपिटल बता दो। अगरतला। अगरतला। यस, त्रिपुरा, त्रिपुरा शेयर एनी इंटरनेशनल बॉर्डर? क्या त्रिपुरा का कोई इंटरनेशनल बॉर्डर है बांग्लादेश के साथ? समझे? सिर्फ म्यांमार क्यों देख रहे हो? इधर से गिनो ना, अरुणा मामी, इधर भी तो बांग्लादेश है। समझे? व्हाट इज द कैपिटल ऑफ त्रिपुरा? अगरतला। ये स्कीम याद रखना प्लीज। उल्लास स्कीम। उल्लास स्कीम किसके लिए? नव भारत साक्षरता कार्यक्रम। साक्षरता मतलब लिटरेसी, नव भारत मतलब न्यू इंडिया, साक्षरता मतलब लिटरेसी।
न्यू इंडिया लिटरेसी कार्यक्रम मतलब प्रोग्राम, कि भैया आज का क्या क्या कार्यक्रम है। तो क्या प्रोग्राम है, तो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम। अब ये कैसी स्कीम है, सेंट्रली, ये भी पूछता है, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड। अब याद हमेशा के लिए करेंगे, आगे ये प्रॉब्लम नहीं होगी। स्कीम दो तरीके की होगी, किसी भी स्कीम को रन करने के लिए क्या चाहिए, पैसे। अगर सारा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे तो सेंट्रल सेक्टर स्कीम लिखा होगा। तुरंत पढ़ना सीखो आज से, जब भी कोई स्कीम देखो पूछो सेंट्रल सेक्टर है कि सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। अगला बोलेगा सेक्टर, सेक्टर समझ जाओ सारा पैसा कहाँ से आ रहा है, सेंटर से। और जैसे ही बोले स्पॉन्सर्ड, समझ जाओ इसमें कुछ पैसा सेंटर दे रही है, कुछ पैसा स्टेट दे रही है। जहाँ भी स्पॉन्सर्ड स्कीम होगी वहाँ योगी जी और मोदी जी का होगा। हाँ, सेक्टर स्कीम से पैसा बढ़ रहा होगा वहाँ कौन होगा। जैसे फ्लैट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, पीएम किसान। पीएम किसान जो स्कीम है वो ये कहती है कि जो हमारे देश के किसान भाई हैं वो हर साल कितने रुपए दिए दिए जाएं, 6,000। और एक बार में पूरे 6,000 मत दो, पगला जाएगा। धीरे धीरे करके दो, 2,000, 2,000 और 2,000 हर चौथे महीने में। ये सारा दो 6,000 पैसा सीधा कौन देता है, सेंट्रल गवर्नमेंट। इसीलिए पीएम किसान कैसी स्कीम है, सेंट्रल सेक्टर, समझे। इसलिए पीएम किसान स्कीम में सिर्फ फोटो किसका बना रहता है, MODI, आया मोदी जी। चले आगे। तो उल्लास स्कीम याद रखोगे अब। उल्लास स्कीम किसके लिए है, फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी। पूरा याद नहीं करना है, फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी। और ये अखबार में मिलेगा तुमको, पढ़ना, कल से पढ़ना नहीं तो ये पढ़ना, ये आर्टिकल होगा अब इसको पढ़ना। चले आगे। और इसमें कुछ पढ़ने लायक है, सब कुछ पढ़ने लायक नहीं है, बस ये कह रहा है वॉलंटरी लोग खुद ही काम करते हैं। ये ग्रीन नहीं दिख रहा ना, ग्रीन दिख रहा है, ये ग्रीन नहीं दिख रहा है ना, फिर इसको मैं चेंज करा दूंगा। अब इस पे आओ, एस्टिमेट कमेटी। न्यूज़ क्या है, रिसेंटली लोकसभा मेंबर, लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पता है, लोकसभा स्पीकर क्या होता है सबको पता है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला एड्रेस द नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ एस्टिमेट्स कमेटी ऑफ पार्लियामेंट। अब देखो होता क्या है, जब पार्लियामेंट लॉ बनाती है तो हर बार पार्लियामेंट तो लॉ पास कराने में काम करेगी ना भाई, है ना। लेकिन ये जो कानून बना होगा ये थोड़ी थोड़ी कमिटीज बना दी जाती हैं, किसके अंदर, पार्लियामेंट के अंदर। कुछ मेंबर लोकसभा से उठाते हैं, कुछ मेंबर राज्यसभा से उठाते हैं, उनको कह देते हैं आप ये वाला काम करना, आप ये वाला काम करना। जैसे एस्टिमेट कमेटी, पब्लिक अकाउंट कमेटी, समझ पा रहे हो। तो ऐसे ये कौन सी कमेटी होती है, एस्टिमेट कमेटी। इसके मेंबर कहाँ से आएंगे, पार्लियामेंट से। कोई भी कमेटी होगी आगे से, मेंबर कहाँ से आएंगे, लोकसभा और राज्यसभा में से एक कमेटी कौन सी है, एस्टिमेट कमेटी। अब देखो अच्छा, एक चीज़ और याद रखेंगे, आज तारीख क्या है, 25 जून 2025। आज किस चीज़ को 50 साल हो रहे हैं, इमरजेंसी। इमरजेंसी पे इस बार क्वेश्चन बन सकता है। अब इमरजेंसी पे क्वेश्चन कैसे भी बन सकता है, 352, 356, 360 पूछ ले। समझ पा रहे हो, 50 ईयर ऑफ इमरजेंसी, इमरजेंसी पे क्वेश्चन आना मोस्टली मोस्टली पक्का ही पक्का है। अब एस्टिमेट कमेटी देखो क्या है, इट वॉज कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1950। अब देखो कंपोजेज ऑफ हाउ मेनी मेंबर्स। अब इसकी देखो खासियत क्या है एस्टिमेट कमेटी की, इसमें जो जो भी मेंबर्स होते हैं 30, ये कहाँ से आते हैं, ओनली लोकसभा, ओनली लोकसभा। इसके अलावा एक कमेटी और याद रखो, पब्लिक अकाउंट कमेटी। पब्लिक अकाउंट कमेटी में 22 मेंबर आते हैं लोकसभा से और 8 मेंबर आते हैं राज्यसभा से। कमेटी याद रखेंगे, एक एस्टिमेट्स और एक पब्लिक अकाउंट्स। एस्टिमेट कमेटी में कितने मेंबर्स, 30। पब्लिक अकाउंट में 30, और पब्लिक अकाउंट में 22 लोकसभा से और 8 राज्यसभा से। और एस्टिमेट्स में 30 के 30 लोकसभा से। अच्छा, इसके जो मेंबर्स होते हैं उन्हें चुनता कौन है, ओम बिरला साहब, तभी तो चेयरपर्सन है। इसका चेयरपर्सन भी अपॉइंट करते हैं, इनकी मीटिंग लेते हैं। चले चलो। अब मिनिस्टर कैन नॉट बी अ मेंबर ऑफ द कमिटी, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मिनिस्टर समझ गए, नो वन फ्रॉम एग्जीक्यूटिव कैन बी पार्ट ऑफ estimate committee. Estimate committee has 30 members. All of these 30 members have to come from Lok Sabha, but these 30 members cannot be a minister. So people like Ravi Kishan, people like Manoj Tiwari, they can become members of estimate committee. But can Rajnath Singh become a member of estimate committee? Never. नेवर हो सकता है, मंत्रालय छीन लो। चले आगे। टर्म ऑफ ऑफिस कितना होता है, 1 ईयर। टर्म ऑफ ऑफिस क्या होता है, 1 ईयर। अब ये देखो, स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया 2024। इसमें एक वर्ड पढ़ना जरूरी है, अकॉर्डिंग टू द WMO। WMO क्या है, मैटरनिटी क्या होता है यार, मैटरनिटी तो वो होता है प्रेगनेंसी, मतलब मातृत्व, है ना। वर्ल्ड, पढ़ाया हुआ है मैंने, वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन, बताया नहीं है यार ये क्या है, मेट्रोलॉजिकल। मेट्रोलॉजिकल इज रिलेटेड टू हुम, मेट्रोलॉजिकल इज रिलेटेड टू हुम, क्लाइमेट। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, जेनेवा में। तो दुनिया के क्लाइमेट के बारे में जानकारी कौन देता है,
जेनेवा नहीं, WMO। जेनेवा तो शहर है, शहर में एक बिल्डिंग होगी WMO। हेडक्वार्टर याद रखना, जेनेवा। इसने अब यही बताने की कोशिश की है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है, गर्मी बढ़ रही है, सर्दी बढ़ रही है। एक बार पढ़ लेते हैं। इट हाईलाइट्स द चेंजेस इन की क्लाइमेटिक इंडिकेटर सच एज सरफेस टेम्परेचर, ग्लेशियर मास एंड सी लेवल विच विल हैव मेजर रिपरकशंस। रिपरकशंस का मतलब क्या? रिपरकशन, इफेक्ट। वेरी गुड, किसने बताया? वाओ। विच विल हैव मेजर रिपरकशंस फॉर सोसाइटीज, विच विल हैव मेजर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी। समझ पा रहे हो? रिपरकशन मतलब होता है किसी चीज का तुम पे क्या असर पड़ा, इम्पैक्ट। इम्पैक्ट फॉर सोसाइटीज, इकोनॉमीज एंड इकोसिस्टम्स इन द रीजन। एशिया इज वार्मिंग नियरली ट्वाइस एज। पूरी कहानी बताई है कि एशिया में गर्मी बढ़ रही, वो बढ़ रही है। कुछ भी याद नहीं करना है। अरे तुम पढ़ लिया करना डेली एक बार स्टेट ऑफ द क्लाइमेट रिपोर्ट। ठीक है। 50 डिग्री तक टेम्परेचर जा रहा है। अच्छा, वायनाड कहाँ पे? हाँ, केरला में। वायनाड क्यों बताया? बिकॉज राहुल गांधी इज एन MP फ्रॉम वायनाड। वेरी पॉपुलर सीट। एक कमेटी, अमेठी से हार जाते थे तो कहाँ से लड़े? वायनाड। अभी इस बार वापस कहाँ से रीइलेक्ट हो गए? वायनाड। अमेठी से उन्होंने किसको लाया था? अपने PS को। ने किसको हरा दिया? पता है ना ये स्टोरी? तो देखो ये लखनऊ के पास में एक जगह अमेठी। अमेठी से चुनाव लड़ते कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी 2014 वाला इलेक्शन जीत गए। और राहुल गांधी से 2014 में compete करने कौन चली गई थी? प्रीति ईरानी। तुलसी ईरानी। तुलसी एक शो आता था उसका, मम्मी से पूछना अपनी। प्रीति ईरानी बहुत पॉपुलर शो में काम करती थी। शो का नाम नहीं याद है, पर तो सबकी मम्मी जानती हैं। बहुत पॉपुलर थी अपने टाइम। ये लड़ने के किससे? राहुल गांधी से। राहुल गांधी जीत गया कम मार्जिन से। 3 में इसने हरा दिया किसको? की बेइज्जती है। ये तो बहुत छोटी लीडर है ना भाई। तो राहुल गांधी अगली बार से 2 जगह से चुनाव लड़ने लगे। खैर राहुल गांधी को 2019 में ये आइडिया लग गया था कि मैं हार सकता हूं। तो राहुल गांधी कंटेस्टेड फ्रॉम 2 सीट्स। इससे मैंने एक चीज़ और सीखी कि क्या एक MP 2 जगह से चुनाव लड़ सकता है? यस, जस्ट लाइक मोदी जी। एक कंटेस्ट इलेक्शन फ्रॉम, एक तो गांधीनगर अहमदाबाद से लड़ा था, और एक बनारस। फिर अहमदाबाद की सीट छोड़ दी। तो राहुल गांधी ने 2019 वाला जो इलेक्शन था वो वायनाड से लड़ा था। वायनाड मतलब केरला। और दूसरा अमेठी में हार गए। अभी 2024 में राहुल गांधी ने अमेठी से चुनाव ही नहीं लड़ा। इसको लड़ा दिया, अपने PS को। अल्टीमेटली PS वन। पर्सनल सेक्रेटरी। चले आगे। ये पूछेगा नहीं तुमसे। अब ये याद रखो, ये जो स्टेट ऑफ द क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट है इसको पब्लिश कौन करता है? WMO। WMO की हेडक्वार्टर कहाँ है? जनेवा में। चले आगे। रिपीट कर दिए क्या? अब ये क्या है? द सेंटर टू लॉन्च नव्या ट्रेनिंग फॉर यंग एडोलेसेंट गर्ल्स। पायलट इनिशिएटिव। पहले बताओ पायलट इनिशिएटिव क्या होता है? पायलट तो प्लेन चलाता है। पर अगर मैं तुमसे बोलूँ कि इट इज़ अ पायलट इनिशिएटिव। नहीं, दिशा दिखाना एक तरीके से। कैसे? पायलट बेसिस पे, जब बोलते हैं ना पायलट बेसिस पे प्रोजेक्ट रन किया है, पायलट बेसिस मतलब होता है परमानेंट नहीं किया है। अभी करा नहीं, उड़ना नहीं सिखा रहे हैं। उड़ना कहाँ सिखाएंगे यार? पायलट वायलट कहाँ बना लेंगे यार? पायलट की ट्रेनिंग में खर्चा होता है अभी यार। देश में एजुकेशन तो मिल नहीं रही, पायलट कहाँ बना रहे? देखो, पायलट बेसिस कहीं लिखा हुआ है। पायलट बेसिस तो अगर भाई एविएशन की बात हो रही है तब तो मतलब है पायलट का मतलब ड्राइवर। लेकिन अगर एविएशन की बात नहीं हो रही है, कहीं लिखा है द थिंग वाज लॉन्च्ड ऑन अ पायलट बेसिस, इसका मतलब होता है ओनली फॉर एक्सपेरिमेंटल पर्पस। कभी भी कोई, जैसे मान लो लक्स को कोई साबुन निकालना है मार्केट में, तो लक्स तो बड़ा ब्रांड है तो उसको तो पैन इंडिया बेचना पड़ेगा। और मान लो उसका वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं बिका तो ये कंपनीज क्या करती हैं? पहले उस प्रोडक्ट के कुछ सैंपल निकालती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को देती हैं, और इतने देती हैं कि एम्प्लॉयज़ आपस में लोगों को घर भर में बांटे। उसमें लिखा होता है, तुमने कई जगह लिखा देखा होगा, दिस इज अ सैंपल साइज नॉट फॉर सेल। वो प्रोडक्ट कब निकाले जाते हैं? पायलट बेस पे, कि अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आया देन वी विल लॉन्च इट फुल फ्लेजेड। तो इससे मुझे तुम्हें ये सिखाना है, नव्या अभी क्या है? पायलट बेस पे है। तो सरकार, क्वेश्चन आएगा पायलट नव्या पे? नो, बिकॉज इट इज ऑन पायलट बेसिस। आगे कोई भी स्कीम पढ़ो तो पहले 2 चीज़ें देखनी है, मनी कहाँ से आ रहा है, सेंट्रल सेक्टर या फिर स्पॉन्सर्ड। और दूसरा एक चीज़ और देखो कि पायलट बेसिस या फुल फ्लेजेड। PM किसान पायलट बेसिस पे, अबे फुल फ्लेजेड चलता है। मिड डे मील फुल है तो मतलब मिड डे मील लॉन्च की होगी तो पैन पूरा फुल लेवल पे लॉन्च की गई होगी एक बार में, पहले पायलट बेसिस पे। समझ में आ रहा है? चलो देखो लिखते हैं, पायलट इनिशिएटिव अ जॉइंट इनिशिएटिव बाय द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। मतलब जो नव्या है ये कौन सी मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है? विमेन प्लस मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट। स्कीम कैसे पढ़नी समझ में आ रहा है? अगर कोई स्कीम लिखी है तो सबसे पहले उसमें क्या पढ़ोगे? पहले पूछोगे पैसा कहाँ से आ रहा है, सेक्टर स्पॉन्सर्ड है कि सेक्टर है?
दूसरा क्या पढ़ोगे स्कीम के बारे में? परमानेंट है या पायलट है? तीसरा पढ़ोगे टारगेट ऑडियंस कौन है। इस वाले में टारगेट ऑडियंस कौन है? यंग नहीं, एडोलेसेंट गर्ल्स। ठीक। और तीसरी चीज देखोगे कौन सी? मिनिस्ट्री लॉन्च कर रही है। मिनिस्ट्री ही तो उसको क्या कर रही होगी? एग्जीक्यूट, रन, एग्जीक्यूटिव। समझ में आया? चलो। टारगेट ग्रुप कौन है? एडोलेसेंट गर्ल्स विद मिनिमम क्लास 10th क्वालिफिकेशन। करेंगे क्या इनका? बेसिकली लड़कियों के साथ किया क्या जा रहा है? स्किल डेवलपमेंट। क्या करा जा रहा है? स्किल डेवलपमेंट। कौन से एसडीजी से जोड़ेंगे? अगर मैं इस स्कीम को किसी एसडीजी से जोड़ना चाहूँ तो कौन से जोड़ोगे? 1 2 3 4 5 में क्या था? और किससे जोड़? 8 से जोड़ सकते? इकोनॉमिक डेवलपमेंट की बात कर रहा। इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एसडीजी 5 एंड एसडीजी 8। और कौन सा एसडीजी जुड़ सकता है इसमें? अब जोड़ने जाओगे तो पावर्टी भी एक तरीके से खत्म हो रही है। स्किल सिखा दोगे, स्किल आएगी तो काम करेगी, काम करेगी तो पैसे कमाएगी। हाँ। चले आगे। ठीक है, फोकस किस पे है? स्किल ट्रेनिंग पे, नॉन ट्रेडिशनल जॉब रूल्स, प्रमोट विमेन लेड डेवलपमेंट। कवरेज क्या है? 27 डिस्ट्रिक्ट। 27 डिस्ट्रिक्ट मतलब पूरे इंडिया में नहीं है, पूरे इंडिया में नहीं है। इट इज़ ऑन पायलट बेसिस। एम्पावर किसको कर रहा है? और मिनिस्ट्री कौन कौन सी थी? भाई औरतें हैं तो विमेन तो है ही। ऑफ विमेन डेवलपमेंट, विमेन एंड चिल्ड्रन। और कौन सा? मिनिस्ट्री ऑफ। चलें आगे। खत्म है, 4 5 थे। इसके बाद कल से इसमें एडिटोरियल्स और जोड़ दूंगा, वो खुद से करने लगेंगे। रोज पढ़ लेंगे और रोज कर लेंगे। इसमें क्या रहेगा? तो क्वेश्चंस कैन बी कम। तो क्वेश्चन जैसे आज हमने कौन कौन सी स्कीम पढ़ी है? नव्या पढ़ा है, न्यू लिटरेसी प्रोग्राम पढ़ा है, और ईरान वाला था, और ये जो था सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क 4। और पांचवा क्या पढ़ा था? तो नव्या स्कीम हो गई। नव्या स्कीम हो गई, फुल्ली फंक्शनल लिटरेसी हो गई, और एसडीएन हो गया, एस सस्टेनेबल डेवलपमेंट सोल्यूशन नेटवर्क। ठीक। और एक कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मिस हो रही है, न्यूक्लियर नहीं, उसके अलावा भी WMO। ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है, स्टेट ऑफ क्लाइमेट इन एशिया रिपोर्ट रिलीज बाय WMO। बाय।